हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम अपने चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे और हमारा जो टॉपिक है वो आप बात कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। यानी कि हम देख रहे थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके फ्रेंड हैं, यानी कि वो आपके मित्र हैं या फिर आपके शत्रु हैं। अभी तक आपने क्या क्या चीजें डिस्कस की एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट हमने बात की है क्लासिफिकेशन की। आपने कहा जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अलग अलग ग्रुप आपके पास आते हैं, ठीक है। जिनमें सबसे पहले हमने बैक्टीरिया की बात की है और आपने कहा जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब होता है इनकी प्रिमिटिव सेल होती है, सेल वॉल नहीं पाई, इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सेल वॉल पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। और जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। तो आपने कहा कि इनमें पोषण के तौर पर हम देखें तो कैसे होते हैं, स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के आते हैं। स्वपोषी की बात करेंगे तो आपने कहा उन्हें क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। और परपोषी में आप जानते हैं कि जो किसी दूसरे पर अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है, ये आपको अलग अलग शेप बताई गई थी किसकी, बैक्टीरिया की। आपने कहा स्फेरिकल हो सकते हैं यानी कि राउंड हो सकते हैं, रॉड शेप के हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है फंजाई यानी कि कवक। आपने कहा जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है और जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो आपके पास एग्जाम्पल आए थे। आपने कहा था जो पेनिसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम है आदि, ये सारे आपके पास फंगस के एग्जाम्पल आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोजोआ आता है। आपने कहा प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं लेकिन यूकैरियोट हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, एक कोशिकीय होते हैं पर यूकैरियोट हैं, यानी कि इनमें भी क्या पाई जा रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है और जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। एग्जाम्पल आपका अमीबा, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमने कहा एल्गी। एल्गी क्या है, इन सब में से सबसे एडवांस जो है वो है एल्गी है, ठीक है, क्योंकि एल्गी क्या है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहा है और यहाँ पर स्वपोषी कहलाता है। आगे आपने बात की है वायरसेस के बारे में, क्योंकि वायरस, जब हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो वायरस, यहाँ पर हम वायरस के बारे में भी चर्चा करते हैं। आपने कहा जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, अकोशिकीय क्या होते हैं, संरचनाएं होती हैं। क्योंकि इनमें तो क्या क्या चीजें पाई जाती है कि न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है, और ये सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहा न्यूक्लिक एसिड होंगे और न्यूक्लिक एसिड के बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं वायरस। अब आपने कहा कि वायरस अगर आपकी बॉडी से बाहर है, आपकी यानी कि किसी भी जीव की, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसके शरीर से बाहर है तो आपने कहा ये क्या होगा, यहाँ पर जीवित नहीं माना जाएगा, ठीक है, नॉन लिविंग की श्रेणी में आता है। अगर ये जो वायरस है वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो आपने कहा ये आता है लिविंग की श्रेणी में, क्योंकि अब ये बॉडी के अंदर आ गया है तो इसे क्या चाहिए, होस्ट चाहिए, ठीक है। होस्ट की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करता है। आपने कहा कि इनमें क्या क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं, म्यूटेशन हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन होता है और रेप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। आपने बोला कि नॉन लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर है। आपने कहा कि इनमें साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा, कोई भी कोशिका द्रव नहीं पाया जा रहा है, सेल सैप नहीं पाई जा रही है, सेल ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, नॉन लिविंग के। क्योंकि चलिए, तो जब हमने बात की थी किसकी, कोशिका की हम बात कर रहे थे, जब आपने बात की थी कोशिका की, तो आपने कोशिका को कैसे परिभाषित किया था, आपने बोला था जो कोशिका है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक, और क्या है, वह क्रियात्मक इकाई है। अब आपने बोला कि जो आपकी सेल है वो सेल आपके अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी है, जिसमें आपने कहा कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, जिसमें न्यूक्लियस है, और इसमें बहुत सारी क्या है, यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज तैर रही हैं, किसमें, आपके कोशिका द्रव में अलग अलग कोशिकांग तैर रहे हैं, ठीक है। आपने बोला कि जब कोशिका में सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं तब हम उसे कहते हैं कोशिका, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, शरीर की क्या कह रहे हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कह रहे हैं। अब अगर आप बात करेंगे वायरस की, आपने कहा वायरस क्या है, सिंपली ये आपने कहा ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल में आपने कहा डीएनए, आरएनए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने बोला कि न्यूक्लिक एसिड होंगे, दो प्रकार के न्यूक्लिक
एसिड आपने पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के बाहर प्रोटीन की कवरिंग है, सिंपल सा ये वाला स्ट्रक्चर है और इसी को हम वायरस कह रहे हैं। आपको यहाँ पर ना तो कोई कोशिका द्रव दिखाई दिया, ना ही आपको यहाँ पर कोई ऑर्गेनेलिज दिखाई दी, ठीक है, ना ही आपको कोई सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने कहा इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? वायरस कह रहे हैं। तो वायरस को हम लिविंग की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी जो लिविंग जो यूनिट हमारे पास आती है वो आपकी सेल आती है, जो कि उसमें सारे प्रॉपर इसके पार्ट आते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो हमने क्या बोला कि जो वायरस होते हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग हैं, या फिर आप ये कहिए कि सारे जीवों से अलग है, क्योंकि जीव की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमने कहा यही वायरस अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये क्या करेगा? सबसे पहले आपने कहा कि ये अब वहां पर लिविंग जैसा बिहेव करने लगता है, रेप्लिकेट करने लगता है, ठीक है। अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप वायरस को और अच्छे से समझेंगे। आपने कहा कि वायरस से होने वाले जो रोग हैं आगे चल के हम बात करेंगे। आगे चल के हम बात करेंगे कि वायरस से होने वाले वो कौन कौन से रोग हैं। आपने कहा एड्स, एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। अब ये वायरस करेगा क्या? हमने कहा ये वायरस जब किसी लिविंग सेल में जाता है, किसी की बॉडी में एंटर होता है, सबसे पहले ये आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। और अगर इम्यून सिस्टम ही आपका इफेक्ट हो जाता है तो फिर आप छोटे छोटे जो भी हमारे रोग होते हैं उनसे भी हम अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं। और आपको बहुत सारे, जब तक आपको एड्स के सिम्टम्स पता चलते हैं तब उससे पहले ही आपको बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी हो चुकी होती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है और वो आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बात हुई वायरस की। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर आपके पास आते हैं जिसे वायरॉइड्स आप कहते हैं। तो वायरॉइड्स क्या हुए? आपने कहा वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरस से छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वायरॉइड्स। अब यहाँ पर होता क्या है? वायरस को जब आप देखते हैं आपको सिर्फ क्या दिखाई दे? न्यूक्लिक एसिड देखते हैं, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के बाहर प्रोटीन की कवरिंग है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है और इसके बाहर प्रोटीन की कोई कवरिंग नहीं है। इसे आप कहते हैं वायरॉइड्स। ये जो वायरॉइड्स होते हैं ये भी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ वायरस की बात करेंगे। आपने जाना कि वायरस किस प्रकार से जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे भिन्न है, इसके बारे में आपने बात की, ठीक है। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं। ये आपका एचआईवी वायरस है, ठीक है। एचआईवी वायरस क्या करेगा? आपने कहा कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब आपके पास आता है बैक्टीरियोफाज। जो बैक्टीरियोफाज होता है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। जो यहाँ पर वायरस जो कि एनिमल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि जीवों को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए, आरएनए कुछ भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हम बात कर रहे थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आपने कहा कि ऑलमोस्ट सभी जगह पाए जाते हैं। हम कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पेस नहीं देख रहे हैं, कोई ऐसे विशिष्ट स्थान नहीं पाए जाते कि जहाँ पर सूक्ष्म जीव होंगे। आपने कहा सब जगह पाए जाते हैं, जल में है, स्थल में है, मिट्टी में पाए जा रहे हैं, हवा में पाए जा रहे हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जा रहे हैं और वहां पर भी पाए जा रहे हैं जहाँ पर जीवन संभव नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी। अब आप बात कर रहे थे सूक्ष्म जीव और हमारे बारे में। हमने कहा हम और जो सूक्ष्म जीव हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि इनका हमारे ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। वो प्रभाव हानिकारक होगा या फिर वो प्रभाव क्या होगा? लाभदायक होगा। कुछ आपने यूज देखे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और कुछ उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी, ठीक है। एक एक करके जब हमने बात की तो सबसे पहले आपने बोला कि जो सूक्ष्म जीव है उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। आपने बोला दही बनाने में एक बैक्टीरिया यहाँ पर यूज हो रहा है, उसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। क्या कहेंगे उसे? या तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहेंगे या लैक्टोबैसिलस कहते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, और इसी के साथ साथ ये अपनी संख्या में वृद्धि करता है। क्या है? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया जो अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सबसे मेन जो कैरेक्टर होता है ये बहुत जल्दी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। बहुत जल्दी क्या करेंगे? रेप्लिकेट करेंगे, यानी कि बहुत जल्दी से विभाजित होंगे और अपने नंबर को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहला तो आपने क्या देखा? कर्ड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपने बात की यहाँ पर ईस्ट के बारे में। ईस्ट क्या? एक प्रकार का फंगस है, एक प्रकार का कवक है। अब ईस्ट के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपने बोला ईस्ट क्या है? एक प्रकार का क्या है? कवक है। अब ईस्ट
किसी एक कवक का नाम नहीं है, ईस्ट एक ग्रुप का नाम है जो बिलोंग करता है किसे, फंगस से। आपने कहा ईस्ट के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, उनमें से एक आपके पास आता है सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई, ठीक है, उस ईस्ट का नाम है सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई। अब ये जो ईस्ट है ये क्या करता है, यहाँ पर आपने कोई भी जैसे डो आप तैयार करते हैं, आपने ब्रेड बनाया तो ब्रेड के लिए आप क्या करते हैं, डो तैयार करते हैं। डो समझते हैं आप लोग, जैसे आप रोटी के लिए आप आटा गूंथते हैं, वैसे ही ब्रेड का जो आटा आप समझ लीजिए, जो डो होता है, उसमें जब आप ईस्ट को डालते हैं तो वो जो डो है, वो जो आटा है, वो फूल जाता है। कैसे फूलता है, इस प्रकार से फूलता हुआ आपने देखा होगा। अब आप ऐसे नहीं देखते हैं, इतनी जल्दी नहीं फूलेगा, आपको यहाँ पर टाइम बता रखा है, पहले 0 यानी कि आपने रखा, और आपके रखने की 3 घंटे बाद जब आपने देखा तो आपने देखा कि जो डो है वो फूल गया है। अब ये डो क्यों फूल रहा है, तो आपने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, जो ईस्ट है, जो ईस्ट है वो क्या करेगा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब वो जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा तो ये क्या क्या यहाँ पर चीजें मिलेगी, एक तो एनर्जी यहाँ पर मिलेगी, दूसरा आपने बोला यहाँ पर CO2 रिलीज होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है CO2, तो हम सिर्फ CO2 के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। प्लस यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल भी बनेगी, यहाँ पर क्या निकलेगी, अल्कोहल निकलेगी प्लस CO2। अब ये CO2 जब बनी तो CO2 है क्या, आपने बोला CO2 है गैस। अब गैस क्या होगा, इस डो से बाहर निकलेगी, इस प्रकार से डो से बाहर निकलेगी, तो जैसे जैसे गैस डो से बाहर निकल रही है तो अपने लिए जगह बना रही है, तो क्या है, डो फूल रहा है और आपको छोटे छोटे छेद यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये हमें क्या बताते हैं कि यहाँ पर क्या है, गैस निकली है, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि ईस्ट क्या क्या, एक तो यहाँ पर क्या करे, डो को फुलाने में मदद कर रहा है, दूसरा आपने क्या बोला यहाँ पर, आपने बोला जब खमीर को, खमीर यानी कि ईस्ट की बात हो रही है, एक आटे में डाला जाता है तो ये तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड को जारी करता है, जो आटे में बुलबुले बनाता है। बुलबुले का मतलब क्या है कि छोटे छोटे छेद यहाँ पर क्यों बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से CO2 बाहर निकलने लगती है, ठीक है, यहाँ से क्या है, CO2 बाहर निकलने लगती है। और क्या होता है, यहाँ पर ब्रेड, केक आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, प्लस अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी क्या किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपने बोला यहाँ पर और क्या क्या यूज हो सकते हैं, आपने बोला मेडिसिन यानी कि दवाओं को बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए इनका यूज होता है, अलग अलग जो रोग होते हैं उनके इलाज में इनका यूज होता है। एग्जाम्पल क्या है, एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इसके क्या है एग्जाम्पल आते हैं। अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, वैक्सीन के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में। तो क्या होता है वैक्सीन, आपने सुना होगा, तो कुछ साल पहले आपने भी वैक्सीनेशन कराया होगा, जब आपने कोविड की बात की थी, कोविड-19 के टाइम पे सबने वैक्सीनेशन कराया। तो वैक्सीनेशन में हम करा क्या रहे थे, सिंपली आपको इंजेक्शन दिए जा रहे थे, और इंजेक्शन को ही हम क्या कह रहे थे, वैक्सीनेशन कह रहे थे। तो आपने बोला ऐसा क्या था उस इंजेक्शन में कि जो कि आप सबको उसकी आवश्यकता पड़ी, और ऐसा क्या कर रहा था वो हमारी बॉडी में। तो आपने बोला आप बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, ठीक है। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम आपको क्या देता है, इम्यूनिटी देता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। इम्यूनिटी यानी कि क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता। इम्यूनिटी क्या है आपकी, इम्यूनिटी आपकी क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, ठीक है। अब आपने क्या बोला, देखिए आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करा रहा है। अब आपने बोला ये आपके पास क्या होती है, जन्मजात भी होती है, और कुछ क्या होती है आप एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। अब जन्मजात क्या हुआ, सबसे पहले आप ब्लड के बारे में बात कीजिए, सबसे बेसिक सी चीज हम देख लेते हैं, ब्लड यानी कि रक्त। अब आपने बोला जो ब्लड है उसमें आप दो प्रकार की सेल्स के बारे में बात करते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी या ब्लड प्लेटलेट्स भी होते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो आपने कहा आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी का फंक्शन है ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। आपने कहा डब्ल्यूबीसी का काम क्या था, तो डब्ल्यूबीसी का जब भी हम काम देते थे, देखते थे, हम कहते थे कि जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। क्या करता है जो डब्ल्यूबीसी, वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है।
अब आपने बोला ये जो WBC है ये आपके रक्त का पार्ट है, आपके क्या है, ब्लड का हिस्सा है। आपके पास रक्त कब होता है, जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं तभी वहां पर ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रक्त है वो क्या होता है, इनबॉर्न, यानी कि जन्मजात है, जन्म से हमारे पास होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बाद में एक्वायर किया या आपके बॉडी में चेंजेस हुए और बाद में आप में क्या देखने को मिला, ब्लड देखने को मिला। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है वहीं पर बनना शुरू हो जाता है। तो रक्त आपके पास जन्म से ही होता है। और रक्त का एक जो पार्ट है जिसे आप क्या कह रहे हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कह रहे हैं, जो कि आपको इम्यूनिटी दे रहा है, ठीक है, जो कि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करा रहा है, वो आपने क्या बोला, WBC है। तो आपने क्या बोला कि कुछ ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि आपके पास जन्मजात होती है, ठीक है, जैसे कि आपका ब्लड है, जैसे कि हम स्किन को भी मान सकते हैं। सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि हमारे चारों बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं और उनमें से कैसे होंगे, बेनिफिशियल भी होंगे, हार्मफुल भी होंगे। तो हमने कहा कि अगर हार्मफुल भी होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम हर बार बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी स्किन वहां पर एज अ बैरियर काम कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि आपकी स्किन भी क्या है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है। आपने कहा आपका सलाइवा है, वो क्या करता है, अगर आपके भोजन में कोई ऐसा माइक्रोब आ गया है जो हानिकारक है तो आप वो वहीं पे नष्ट हो जाता है आपके सलाइवा के द्वारा। आपने कहा आपके स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहे हैं वो क्या करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो ये सारे आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपको रोगों से क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं सब आपको, ठीक है। ये सारे आपके पास कैसे हैं, जन्मजात होते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, इनेट कहते हैं, जो इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी का मतलब है वो इम्यूनिटी जो आपके पास जन्म से है। तो इतना आप समझते हैं कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, जैसे कि आपके पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि आपके पास आता है नर्वस सिस्टम, वैसे ही आपके पास एक सिस्टम आता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का काम क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। इम्यून सिस्टम बना है अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के। आपके पास जब सेपरेट चैप्टर आएगा तब आप अच्छे से समझेंगे इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, किस सेल के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो आपने बोला इम्यून सिस्टम आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। अब ये जो इम्यूनिटी होती है ये जन्मजात भी होती है और ये अर्जित की भी होती है। अर्जित का मतलब समझते हैं आप लोग, अर्जित का मतलब होता है कि जो आपके पास पहले से नहीं थी लेकिन आपने अर्जित की। जैसे कि आपको बोलना नहीं आता था, आपको लैंग्वेज नहीं आती थी, तो लैंग्वेज को आप एक्वायर कर रहे हैं, आप अर्जित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जन्मजात ही आपके पास क्या है, लर्निंग, आपके पास लर्निंग स्किल्स थी। ऐसा नहीं था कि आपके पास लैंग्वेज पहले से थी, लैंग्वेज आपने बाद में सीखी है, ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या कहते हैं कि आपने कहा कि जो लैंग्वेज है वो आपकी क्या है, एक्वायर लैंग्वेज है, यानी कि आप बाद में सीख रहे हैं। इसी प्रकार से इम्यूनिटी भी आपकी कैसी होती है, एक्वायर हो सकती है, जैसे कि आप बाद में क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। और वो कैसे एक्वायर करते हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू करते हैं। कैसे, अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इतना समझिए कि इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट का एग्जांपल समझ गए आप, WBC आपका क्या है, यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप समझेंगे वैक्सीनेशन से। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपने कहा ये थी आपकी सेल, ठीक है, ये आपकी सेल है, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेलिज होंगे, जो हम नहीं बना रहे हैं, आप इतना समझते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज होंगे। ये है आपकी सेल। अब आपकी बॉडी में एक फॉरेन पार्टिकल आ गया। फॉरेन पार्टिकल आपने कहा कोई भी क्या हो सकता है, कोई भी माइक्रोब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कोई वायरस आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कोई वायरस है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि कोई वायरस है। अब वो आपकी सेल के अंदर आ गया है, ठीक है, ये सेल के अंदर आ गया इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या होती है, हमारे जो इम्यून सेल्स होती हैं, ठीक है, जो आपके इम्यून सिस्टम की जो इम्यून सेल्स होती हैं वो इतना पहचानती हैं कि कौन हमारी बॉडी की सेल है और कौन हमारी बॉडी की सेल नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपकी इम्यून सेल्स ने देखा कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया। फॉरेन पार्टिकल का मतलब समझते हैं कि जो हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं, हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, कहीं बाहरी हिस्सा है। अब उन्होंने देखा कि ये फॉरेन पार्टिकल आ गया है। अब इस फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है पहले, और जब इसे पहचाना गया
तब इसे पाएगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है। अब क्या होगा, इसे बाहर निकाला जाएगा या इसे नष्ट किया जाएगा ताकि ये आपको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन्हें पहचानने के लिए इन फॉरेन पार्टिकल्स को या इन माइक्रो, आप कुछ भी समझ लीजिए, आपने कहा ये रोगजनक है, ठीक है, ये क्या है, रोगजनक है। रोगजनक मतलब जो रोग को उत्पन्न करेगा, कोई भी रोगजनक है। अब आपने कहा ये जो रोगजनक है ये आपके सेल में चला गया है, तो सबसे पहले क्या किया गया, इसे आइडेंटिफाई किया गया। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कौन करेगा, आपने कहा क्योंकि हर सेल में क्या लगे होते हैं, एंटीजन लगे होते हैं। हर सेल में क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। और ये एंटीजन क्या काम करते हैं, नेम प्लेट का काम करते हैं। तो आपने कहा कि जब देखा गया कि इसके जो एंटीजन होंगे वो मैच नहीं करेंगे हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनके एंटीजन से, तो आपने कहा कि ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं। तो अब जब इसे आइडेंटिफाई किया गया तो इसे नष्ट करने के लिए यहाँ पर क्या बनेंगी, एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, इसे नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज यहाँ पर बनेंगी। अब एंटीबॉडी क्या करेगी, इस रोगजनक को कैप्चर करती हैं, या तो इसे नष्ट कर देंगी या इन्हें इनएक्टिव कर देंगी। ठीक है, और आपका क्या होगा, आप इस रोगजनक से बच जाएंगे, या जो ये वायरस था या ये बैक्टीरिया था, ये कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म था जो आपकी बॉडी में चला गया है, तो आप इससे बच जाते हैं। अब ये प्रोसेस कैसी चल रही है, खुद ब खुद चल रही है, ना आपने कोई दवाई ली, ना आपको कुछ महसूस हुआ। ये जो प्रोसेस है वो आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद करता है। क्लियर है इतनी बात, इतना आप समझे। अब होता क्या है, देखिए आपने बोला कि कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आया, उसे पहचाना गया और उसे नष्ट करने के लिए क्या बनाई गई, एंटीबॉडी बनाई गई। अब इस रोगजनक का एक नाम रख देते हैं, हम इस रोगजनक का नाम रोगजनक ए रख देते हैं। ठीक है, रोगजनक ए है, इसका नाम ए है। कोई भी रैंडम नाम आप रख लीजिए, आपको याद रखना है। आपने कहा रोगजनक ए के लिए एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन गई हैं। अब इस बारी तो क्या हुआ, रोगजनक ए नष्ट हो गया है, आपके शरीर से बाहर चला गया है। कुछ टाइम बाद रोगजनक ए फिर से हमारी बॉडी में अंदर आ गया। अब जब ये अंदर आया तो इस बारी क्या हुआ, इस बारी से बहुत जल्दी ही नष्ट कर दिया गया। क्यों, पिछली बार तो क्या हुआ था, ये पहली बार हमारी बॉडी में आया था, तो हमें पहचानने में टाइम लगा, हमें इसे आइडेंटिफाई करना पड़ा। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें एंटीबॉडीज बनानी पड़ी। हमें क्या करनी पड़ी, इसके लिए एंटीबॉडीज बनानी पड़ी। लेकिन एक बार अगर एंटीबॉडीज बन जाती तो हमारे इम्यून सिस्टम में वो रहती हैं, हमारे शरीर में वो एंटीबॉडीज रहती हैं। वो एंटीबॉडीज मेमोरी सेल का काम करती हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि पहली बार तो जब रोगजनक ए आया था तो हमने उसे पहचाना, उसके बाद एंटीबॉडीज बनी, तब जाके हमने उसे नष्ट किया था। सेकेंड टाइम जब रोगजनक ए आया तो अब उसे पहचानने की आवश्यकता नहीं थी और ना ही एंटीबॉडी बनाने की जरूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज यहाँ पर बनी हुई थी। जैसे ही रोगजनक ए एंटर हुआ वैसे ही क्या किया, एंटीबॉडीज ने अपना काम शुरू कर दिया है। ठीक है, जब ये सेकेंड टाइम आया, ये दूसरी बार की बात है। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब आप समझ जाएंगे वैक्सीनेशन हम क्यों कराते हैं। आपने बोला जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ था, कोविड हो रहा था, ठीक है, एक वायरस की वजह से हो रहा था। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो किसी माइक्रोब की वजह से हो रही हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए, तो यहाँ पर जो माइक्रोब है वो इतने स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा कि वायरस इतना स्ट्रांग था कि वहां पर लोगों की जो मृत्यु है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो क्या कर सके, अपना इलाज करवा सके या फिर उसका क्योर ढूंढ सके। तो आपने क्या बोला कि क्योंकि वो इतना हानिकारक वायरस था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, या हमारे इम्यून सिस्टम के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपनी रक्षा कर सके, बहुत स्ट्रांग था। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज पहले से बन जाए तो क्या होगा, हम जल्दी से उस पर एक्शन करेंगे, क्योंकि ये वायरस इतना एक्टिव था कि ये बहुत जल्दी क्या कर रहा था, रेप्लिकेट कर रहा था और बहुत जल्दी अपने प्रभाव को दिखा रहा था। तो हमने क्या किया, हम करते क्या है, हमने कहा कोई भी जो रोगजनक है, जैसे कि आपने कहा कोई भी रोगजनक है जिससे कि रोग हो रहा है, हम उसे लेते हैं और उसे या तो हम निष्क्रिय कर देंगे या तो हम उसे किल कर देंगे। निष्क्रिय करने से क्या होगा कि वो अपना हानिकारक प्रभाव हमारी बॉडी में नहीं दिखा पाता है। तो आपकी जो सेल थी, आपकी जो सेल है उसमें आपने क्या किया, निष्क्रिय जो यहाँ पर रोगजनक था वो आपने क्या कर दिया है, एंटर करा दिया है। ठीक है, एंटर करा दिया। अब ये निष्क्रिय है ये तो हम जानते हैं, क्योंकि हमने कैसे कराया है, आर्टिफिशियली हमने क्या करा दिया, इंसर्ट करा दिया है, इंजेक्शन के थ्रू हमने क्या किया, निष्क्रिय जो रोगजनक को पहले निष्क्रिय किया गया,
फिर इंजेक्शन के माध्यम से इसे अपनी बॉडी में डाल दिया गया। अब ये हमें पता है कि हमने इसे निष्क्रिय कर दिया, लेकिन हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो सेम वैसा ही फंक्शन करेंगे जैसा आपने यहाँ देखा था। आपने कहा था इम्यून सिस्टम क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा तो क्या बनेंगे, यहाँ पे एंटीबॉडीज बनेंगी। अब जब तक आइडेंटिफाई हो रहा है, जब तक एंटीबॉडीज बन रही है, तब तक का टाइम यहाँ पर लगेगा। और ये जो निष्क्रिय रोगजनक है ये हमें कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने इनएक्टिव कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया है। ठीक है, तो आपने क्या बोला, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा और एंटीबॉडीज क्या करेंगे, इस रोगजनक को क्या करेंगे, किल कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो बात थी जब आपने क्या किया है, वैक्सीनेशन कराया है। अब क्या होगा, नॉर्मली जब ये रोगजनक आपकी बॉडी में एंटर होगा तो इसके लिए एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी जो कि इस पे बहुत जल्दी से काम कर लेंगी। तो अब आप समझिए कि क्यों वैक्सीनेशन कराया जाता है। वैक्सीनेशन में आप करते क्या, सिंपली वैक्सीनेशन में आप किसी भी रोगजनक को निष्क्रिय करके अपनी बॉडी में डाल देते हैं ताकि उसके लिए एंटीबॉडी ऑलरेडी वहां पर बन जाए, क्योंकि एंटीबॉडीज अगर किसी एक रोगजनक के लिए बन गई है तो हमारी बॉडी में वो रहती हैं। ठीक है, एज अ मेमोरी सेल वहां पर रहती हैं। अब आप समझे कि क्यों आप वैक्सीन लगवाते हैं। अब आपको इसका रीजन पता चल गया होगा, ताकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी आपकी बॉडी में बन सके। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। आपने कहा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट व्हेन इट एंटर्स आवर बॉडी। ठीक है, आपको बोला गया है कि एक रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव जिसे रोगजनक कहा जाता है, जब यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आपने बोला दीज एंटीबॉडीज आर रिटेन इन अवर बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट डिजीज फॉर एवर। ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनी रहती हैं और हम उस बीमारी से हमेशा के लिए सुरक्षित होते हैं, क्योंकि एक बार एंटीबॉडीज बन की हैं तो वो फिर क्या होती हैं, बनी रहती हैं। नेक्स्ट आपने बोला अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर specific disease, thus a vaccination protect us from that specific disease। तो आपने क्या बोला कि वैक्सीन क्या एक जैविक पदार्थ है जो किसी विशिष्ट बीमारी के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू करता है और इस प्रकार एक टीकाकरण हमें उस विशिष्ट बीमारी से बचाता है। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि आपने पूरी प्रोसेस समझ ली है तो आपको जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। तो एक बार आप लोग रीड कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, इसमें आपने क्या बोला, Children are generally vaccinated for many diseases like polio, tuberculosis, chickenpox, hepatitis, etc. Smallpox has been eradicated this way and currently the COVID vaccine is doing the same। आपने बोला कि बच्चों को आमतौर पर कई बीमारियों जैसे पोलियो, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस आदि के टीके लगाए जाते हैं। चेचक को इस तरह से मिटा दिया जाता है और वर्तमान में कोविड वैक्सीन भी यही कर रही है। ठीक है, आप समझे कि आप वैक्सीनेशन क्यों करा रहे हैं और वैक्सीनेशन में क्या कराते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर यूज आए हैं। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यूजेस पढ़ रहे हैं। किसके यूजेस पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पढ़ रहे हैं। तो आपने कहा वैक्सीनेशन जब आप कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन में भी माइक्रोब्स का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन में भी हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट आया है वो आया है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाना, जो कि इसमें भी जो कार्य कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। ईजी है, आपने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, जैविक कचरा है। अब जैविक कचरे का अपघटन कौन करेंगे, सूक्ष्म जीव करते हैं। जब अपघटन कर रहे होते हैं तो आपने बोला कि ये किसमें, खाद में परिवर्तित हो जाता है, जो कि मिट्टी में मिल करके मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाएगा। अब मिट्टी की उर्वरकता का क्या मतलब है, जिसे अब आप उपजाऊ क्षमता भी कहते हैं। इसका मतलब कि क्यों कोई मिट्टी कितनी अच्छी तरीके से किसी फसल को उगा रही है, उसे आप क्या कहते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कहते हैं। जैसे कि आपके पास दो लाइन है, आपने कहा एक में बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी हो रही है, एक में बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिली। तो जिसमें उत्पादन अधिक हुआ, आपने कहा उस मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता थी वो अच्छी थी।
और जिसमें यहाँ पर अच्छा उत्पादन नहीं हुआ है, आपने कहा कि उसमें क्या थे, उसकी जो उपजाऊ क्षमता थी वो कम थी। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पर हैं, बेसिक सी चीजें हैं। एक बार आप रीड कर लेंगे कि किस प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।